आज की वीडियो में हम लोग 2016 और 2017 के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियोस में जो 2016 के पीवाईक्यूज है वो ज़्यादा नहीं है। आप लोग ओरिजिनल पेपर देख सकते हो, ऑफिशियल पेपर यूपीएससी का। मैक्सिमम मुझे जो पीवाईक्यू मिले यहाँ से पॉलिटी से वो 7 थे, जिसमें से 2 पीवाईक्यू जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, जो कि मैं इकोनॉमी वाले पीवाईक्यूज में कवर करूंगा। ठीक है, तो यानी कि 2016 के तो काफी कम पीवाईक्यूज है, लेकिन 2017 के बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज है। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि यूपीएससी अगर किसी साल बहुत कम क्वेश्चन पूछा तो हाई चांसेस है कि अगले साल उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरा इशारा मॉडर्न हिस्ट्री की साइड है। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में इस साल यूपीएससी ने सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले, जैसा कि यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला 2016 और 17 के पेपर में पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि 2017 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो अराउंड 17 के अराउंड है, 17-18 के अराउंड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बिल है जो कि लोकसभा में पेंडिंग है, वो लैप्स हो जाएगा जैसे ही हाउस प्रोरोग होगा। ठीक है। दूसरा, एक बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, जिसको लोकसभा के द्वारा अब तक पास नहीं किया गया है, जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी वो लैप्स नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है। ये बताने से पहले आप लोगों को ना बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखो, लैप्स का क्या कंसेप्ट है, सिर्फ एक चीज याद रखो, जैसे ही लोकसभा टच करेगी, दो चीजें याद रखो। एक, जैसे ही लोकसभा बिल को टच करेगी वो हो जाएगा खत्म। दूसरी चीज, अगर प्रेसिडेंट बीच में आ गए, अगर प्रेसिडेंट का कोई भी रोल है यहाँ पे, तो बिल लैप्स नहीं होगा। लैप्स होने का मतलब क्या होता है? लैप्स होने का मतलब होता है उसको आगे फर्दर कंसीडर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेट से 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं? BMW और 4-3-2। ये कोड वर्ड याद रखो। जनवरी को स्किप कर दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, उसके बाद मई हो गया, जून को स्किप कर दो, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने का। उसके बाद अक्टूबर को स्किप कर दो, नवंबर और दिसंबर। ये सेशन होते हैं। बजट सेशन 4 महीने का होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मॉनसून सेशन 3 महीने का होता है और विंटर सेशन 2 महीने का होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी सेशन याद कर लिए। अब आप लोगों को इसमें बेसिकली होता है क्या है, लेट से बजट सेशन के बाद लास्ट डे है। ठीक है, तो लास्ट डे जो किया जाता है ना, वो किया जाता है हाउस प्रोरोग। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि जो बेसिकली सेशन है ना, सेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि हम अब अगली बार मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कोई भी बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाता है प्रोरोगेशन पे। एक गलत स्टेटमेंट है, अभी मैं बताऊंगा हम कैसे गलत है कैसे नहीं, डोंट वरी। आप लोगों ने काफी बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि कोई बिल है जो कि मॉनसून सेशन में पेश किया गया और विंटर सेशन में जाके पास हुआ है। अगर ये बिल ऐसे मतलब कि प्रोरोगेशन के थ्रू लैप्स होते तो ये बिल आगे कंसिडर नहीं किया जाता ना, लेकिन ऐसा हम लोग सुनते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है, बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, उसको लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, तो और लोकसभा के रेजोल्यूशन को लैप्स नहीं होगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, 2 चीजें याद रखो। जैसे ही लोकसभा टच करेगी बिल को, लैप्स हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट का बीच में रोल आ गया तो लैप्स नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से, इसको ना एक बार मैच करके देखते हैं। पहला, ए बिल जो कि लोकसभा, ए बिल पेंडिंग है लोकसभा में, लोकसभा में पेंडिंग यानी कि लोकसभा ने टच कर दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब लोकसभा में वो पेंडिंग है तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो राज्यसभा से पास होके आया है, या हो सकता है वो ओरिजिनेटी मतलब कि उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ही लोकसभा में किया हो, यानी कि यहाँ पे लोकसभा ने टच कर दिया तो लैप्स हो जाएगा। दूसरा, ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा, लोकसभा ने पास किया भाई साहब बिल, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, ए बिल नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेज, मतलब दोनों हाउसेज के द्वारा जो है वो बिल पास नहीं किया गया है। क्यों नहीं पास किया गया? बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजंस हो गया जहां पे इन दोनों की तालमेल नहीं बैठी होगी, तो प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सीटिंग बिठाई है। ठीक है, और ये कब है? बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के डिसोल्व होने से पहले ये सब सिनेरियो हो रहा है, तो उस सिनेरियो में बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। यहाँ पे लोकसभा ने टच नहीं किया ना, वो कह रहे हैं कि एक बिल है जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है, तो लोकसभा में वो गया ही नहीं, तो कैसे लैप्स होगा? नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा कोई सीन ही नहीं है। नेक्स्ट, ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज ने बिल पास कर दिया। ठीक है, नाउ पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने क्या बोला? जब भी प्रेसिडेंट का सीन आएगा बिल लैप्स नहीं होगा। जैसे ज्वाइंट सीटिंग वाला प्रोविजन देख लो, जैसे ये वाला प्रोविजन देख लो कि दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, और जो एसेंट है ना, लास्ट में जो एसेंट चाहिए होते हैं बिल को, वो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ, तो ये लैप्स नहीं होगा।
ए बिल जो कि दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया अंडर सस्पेंसिव वीटो। वीटो पावर होती है ना प्रेसिडेंट के पास, सस्पेंसिव वीटो के अंडर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए हाउसेज को भेज दिया। ये भी लैप्स नहीं होगा, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम लोगों ने वही पढ़ा है कि प्रेसिडेंट का रोल आएगा तो बिल लैप्स नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब पढ़ो, ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट पास बाय लोकसभा, जो कि लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, वो लैप्स नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा ने तो टच ही नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट में, उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। चीफ सेक्रेटरी का फिक्स टेन्योर होता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं, ये जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो जागे जाके प्रिंसिपल एडवाइजर बनते हैं बेसिकली पॉलिटिशियंस के। ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट, और ये इनको गाइड करते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है वो हेड करते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड को, स्टेट सेक्रेटरीट को, स्टेट कैडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को। एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं ये स्टेट कैबिनेट के, और इनको सेक्रेटरी टू द कैबिनेट भी बोला जाता है। इनका अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, ओके। और जो इनका टेन्योर है उसका ऐसा नो फिक्स टेन्योर फॉर द पोस्ट। तो पहला है गवर्नर, गलत हो जाएगी। दूसरा है फिक्स टेन्योर है, गलत हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, ये है ग्राम न्यायालय एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमेशा यहाँ पे नीचे जाया करो, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट मत पढ़ा करो। ये देखो पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। ठीक है, तो ये कह रहा है ग्राम न्यायालय जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस सुन सकता है, क्रिमिनल केसेस नहीं। ये देखा गया है जनरली जब भी यूपीएससी एंड नोट यूज करता है ना, वो मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी पीवाईक्यू की हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई उसमें आप लोगों को ये बातें मालूम होगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक्ट जो है अलाउ करता है लोकल सोशल एक्टिविस्ट को एज ए मीडिएटर। काफी जनरल सी स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, राइट। पहली स्टेटमेंट में ये डाउट हो सकता है कि क्रिमिनल केसेस को सुनेगा ग्राम न्यायालय। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राम न्यायालय सिविल केसेस भी सुनता है, क्रिमिनल केसेस भी सुनता है। और क्रिमिनल केसेस में ये सुन तो लेता है, लेकिन ये डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, ना ही लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकता। ठीक है, फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो एविडेंस एक्ट एंड टेक्निकलिटीज होती है ना, उनको ये सब फॉलो नहीं करना होता। और सोशल एक्टिविस्ट इसमें मीडिएटर हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर एक डेडलाइन होती है, कोई भी केस आता है ना ग्राम न्यायालय में, 6 महीने के अंदर इनको डिसाइड करना होता है। अगर आप ग्राम न्यायालय के फैसले से खुश नहीं हो तो आप इसकी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में कर सकते हो। यूपीएससी ऑप्शन देगा हाई कोर्ट, गलत है, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनरली सिविल, जहाँ पे सिविल मैटर सुने जाते हैं। सेशन कोर्ट यानी जहाँ पे क्रिमिनल मैटर सुने जाते हैं। एक एक्ट है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, इसके अंडर ये बोला गया था कि इंटरमीडिएट लेवल पे ना, हर एक इंटरमीडिएट लेवल पे एक पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है, मतलब कि ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया जाएगा हर एक इंटरमीडिएट लेवल पे। टारगेट था 5,000 ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश करने का, लेकिन अभी तक सिर्फ 200 के अराउंड एस्टेब्लिश हो पाई है। ये कौन एस्टेब्लिश करेगा ग्राम न्यायालय, ये एस्टेब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। ठीक है, कि कौन सा एरिया ग्राम न्यायालय के अंडर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जनरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास का। ठीक है, तो गाइस पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में कभी भी कानून बना सकते हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन वो रेजोल्यूशन किसके द्वारा पास किया जाना चाहिए, कौन सी मेजोरिटी से, ये पूछा गया है। हमारे यहाँ पे कुछ 4-5 सिचुएशन है, 5 सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। जनरली आप लोग ने देखा होगा, आपका शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक लिस्ट होती है रेज्यूटरी। रेज्यूटरी कौन सी होती है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा तो उस टाइम पे ये तो नहीं मालूम होगा ना कि साइबर क्राइम करके भी कोई आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट। उनको तो नहीं मालूम होगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट, इस तरह की चीजें आएगी। तो रेज्यूटरी वो है जो ना तो यूनियन में है, ना ही स्टेट में है, ना ही कॉन्करेंट में, यानी कि इमर्जिंग इश्यूज, ये आते हैं आपके रेज्यूटरी के अंदर। इसके अंडर जो पावर है ना लेजिस्लेट करने की, वो होती है पार्लियामेंट की। और हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कैनेडियन मॉडल को, क्योंकि कनाडा में भी रेज्यूटरी पे जो लॉ बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही होती है। अंडरस्टूड गाइस। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 के अंडर अगर राज्यसभा कोई भी रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ, तो पार्लियामेंट जो है उन किसी भी आइटम पे, किसी भी आइटम में जो है, मतलब कि जो स्टेट लिस्ट में कोई भी आइटम है उस पे कानून बना सकती है। सर राज्यसभा क्यों पास कर रहा है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, राइट। नेक्स्ट,
अब और भी सिनेरियोज देख लेते हैं और कब कब पार्लियामेंट कानून बना सकती है। अंडर जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब जो पावर है पार्लियामेंट मतलब की स्टेट लेजिस्लेचर की वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है, नॉर्मल है ये। आर्टिकल 253 के अंडर इसमें क्या बोला गया है, अगर हमको कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है, और हमें ये लेट से लैंड रिफॉर्म है, हमें कोई जमीन है दूसरों से लेनी है या देनी है, लैंड रिफॉर्म मतलब कि लैंड से रिलेटेड जो मैटर्स है वो स्टेट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट कर सकती है, कानून बना सकती है, क्योंकि उनको कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अंडरस्टूड गाइस? जब भी इंटरनेशनल की बात आए ना तो आपको दो आर्टिकल याद होने चाहिए, एक तो आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी में है, और एक आर्टिकल 253। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 252 अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करके ये बताते हैं, मतलब कि पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इस पर्टिकुलर चीज पे कानून बनाइए, तो उस सिनेरियो में भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून सिर्फ एप्लीकेबल होगा उसी स्टेट पे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है। बाद में हो सकता है कि दूसरे स्टेट भी उसको अडॉप्ट कर ले। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नाउ इट विल बी इजी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट नेशनल इंटरेस्ट। चलो नाउ, पहला है कि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास करेगी। गलत है भाई, क्योंकि पहली बात तो लोकसभा तो पास ही नहीं करेगी, पास कौन करेगी, राज्यसभा। तो हम आंसर होगा सी या डी में से, और उसमें से भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आंसर विल बी डी। ओके नेक्स्ट, इसमें है कि एक मिनिमम एज जो है ना पंचायत की वो 25 ईयर्स है। पंचायत जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आफ्टर प्री मेच्योर डिजोल्यूशन, वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए ही कंटिन्यू रहती है। पंचायत को हम लोग आगे करेंगे, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा पंचायत, पंचायत हम लोग यहाँ पे करेंगे डिटेल में, ठीक है, डोंट वरी। अभी के लिए यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ क्या स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है। देखो, पहली स्टेटमेंट मिनिमम एज पंचायत की जो है ना वो 21 है, ना कि 25। पहली स्टेटमेंट होगी गलत। अब दूसरों की एज देख लेते हैं। लोकसभा के लिए एज 25 है, एमएलए के लिए एज 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, प्रेसिडेंट 35 है, वाइस प्रेसिडेंट भी 35 है। गवर्नर की ऐसा कोई स्पेसिफिक एज मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये बोल रहे हैं, इमेजिन ए सिनेरियो 2019 में किसी मतलब की पंचायत के इलेक्शन हुए, ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो कब पूरा होना था सर, 5 साल बाद पूरा होना था 2024 में। अब इमेजिन ए सिनेरियो की किसी रीजन की वजह से, किसी रीजन की वजह से 2022 में ही जो ये पंचायत है ना ये डिसोल्व हो गई, 2022 में ये पंचायत डिसोल्व हो गई। जो नई पंचायत अब यहाँ पे बनेगी ना वो 5 साल तक नहीं रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ 2024 तक रहेगी, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर पीरियड है ना, रिमाइंडर पीरियड यहीं तक रहेगी, ये यही बात बोल रहा है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर रेजोल्यूशन। प्री मेच्योर रेजोल्यूशन का मतलब 2024 में होनी थी डिसोल्व, लेकिन 2022 में हो, 22 में होगी। कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। हाँ जी बिल्कुल, जो खाली रिमेनिंग पीरियड है ना वहीं तक रहेगी। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा बी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। एंड ये आपके जो 2016 के यही क्वेश्चन है। अब हम लोग 2017 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एक प्राइवेट मेंबर के बिल को प्रेजेंट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि इलेक्टेड नहीं है लेकिन नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि रिसेंटली प्राइवेट मेंबर का जो बिल है ना वो फर्स्ट टाइम पास किया गया है हिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ना ये पब्लिक और प्राइवेट मेंबर बिल में थोड़ा सा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखो, हमारे पूरे भारत को 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा इलेक्ट होके आता है, ठीक है, मतलब कि एक मेल या फीमेल। अब लेट से XYZ पार्टी है, इस पार्टी को 300 सीट्स मिल गई। अब मेजोरिटी है इनके पास। अब मेजोरिटी है तो इनका एक लीडर होगा, ठीक है, इनका एक लीडर आके यहाँ पे बेसिकली इनका एक लीडर होगा जिसको हम लोग पीएम बोलेंगे, ठीक है। इन 300 मेंबर्स का जो लीडर होगा उसको पीएम इलेक्ट किया जाएगा। अब ये पीएम अपने ही इन्हीं 300 लोगों में से, मतलब कि अभी 299 रह गए, एक तो पीएम खुद ही निकल गए, ठीक है, इन्हीं 299 लोगों में से कुछ लोगों को चुनेगा जिनको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जब ये चुन लेगा ना इनको, तो ये रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि मेरे हिसाब से ना ये बंदे हैं जिनको मैंने चुना हुआ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिकमेंड कर दिया, प्रेसिडेंट इनको बेसिकली क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा। तो ये बन गई गवर्नमेंट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ब्रॉडर टर्म होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं आपको उत्तर प्रदेश जाना है, या मैं बोलूं आपको हरियाणा जाना है। हरियाणा में कहाँ, हरियाणा नाम का कोई स्टेशन नहीं है, उत्तर प्रदेश नाम का कोई स्टेशन नहीं है। ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम की कोई पोस्ट नहीं है, इनके अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें होती है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब आप इसमें एक चीज समझो कि यहाँ पे क्या है, इनको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे जो एमपी तो है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं बने, यानी कि नॉन मिनिस्टर एमपी है ये, ठीक है।
इनको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर। अगर ये बिल पेश करते हैं, अगर ये बिल पेश करते हैं तो इनको बोलेंगे पब्लिक मेंबर। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल एंड पब्लिक गवर्नमेंट बिल। ठीक है, ये गवर्नमेंट बिल बोला जाएगा, ये प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाएगा। और गाइज आप लोग ध्यान से समझो, ये है लेजिस्लेचर और ये है एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। दैट्स व्हाई एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अंडरस्टूड नाउ? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल को नॉन मिनिस्टर एमपी लेके आएगा। पहली बात तो जो फ्राइडे का दिन होता है ना, लास्ट के 2.5 घंटे होता है, उस दिन होता है 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है जब भी प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो। और इसको एमपी जो है ना खुद ही ड्राफ्ट करता है। पब्लिक बिल में जनरली ऐसा होता है कि उनके पास कमिटी होती है। अब तक 14 बिल पास हो चुके हैं, 6 तो मतलब 1956 में ही हो गए थे। 1970 से पहले मतलब 1970 के बाद अब तक ऐसा कोई बिल प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। क्या प्राइवेट मेंबर बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड। गलत, वो इलेक्टेड तो है पर वो मिनिस्टर नहीं है, बस बात खत्म। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, ए गया और आप लोगों का सी गया। आंसर या तो बी होगा या डी होगा। रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया फर्स्ट टाइम? अरे नहीं भाई, बहुत पहले पास कर दिए गए। तो आंसर हो जाएगा डी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डीपीएसपी में क्या ऐड किया गया? 2013 में हम की वीडियो में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया इसको। क्या था 42nd में? चिल्ड्रन से रिलेटेड था, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। गलत। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक। काफी इजी क्वेश्चन है ये। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस, ये आर्टिकल 21 है। ठीक है। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर, ये भी गलत है एक तरह से। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बैठ के ऑन द स्पॉट सोचने होते हैं और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ते हैं। राइट्स जो है वो प्रिविलेजेस है फ्यू सिटीजन्स का अगेंस्ट द मैनी। ये कह रहा है कि जो राइट्स है ना, नॉर्मल जो राइट्स होते हैं वो प्रिविलेज है। पहली बात तो अगर राइट प्रिविलेज है, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विच इज मतलब कि जो बिल्कुल थोड़ी ही जनता को एक्सेसिबल हो, प्रिविलेज उसको बोलते हैं, राइट। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो इक्वालिटी है, इक्वालिटी का कंसेप्ट है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कि राइट सिर्फ कुछ ही सिटीजन्स का अधिकार नहीं है। राइट्स आर द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेटमेंट वैसे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो राइट्स है ना, राइट्स है वो सिटीजन का अधिकार है अगेंस्ट स्टेट, यानी कि स्टेट जो है ना इनके राइट्स को ले नहीं सकता वापिस। ठीक है, सिटीजन्स के राइट को ले नहीं सकता। जैसे ही स्टेट इनके राइट्स को वायलेट करेगा तो सिटीजन क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके अपने राइट को इन्फोर्स करेगा। ठीक है, और कोर्ट में जाके अपने राइट को इन्फोर्स करेगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब ना अगर आप लोगों को एग्जाम में नहीं भी मालूम, आप लोग इतना नहीं भी सोच पा रहे हो, तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो। एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं है, काइंड ऑफ ये एक पैटर्न है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मैं ट्रिक नहीं बोलता क्योंकि मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स है ना, जो ट्रिक्स होते हैं ना, जो ट्रिक्स के भरोसे रहते हैं, भाई आज नहीं तो कल ट्रिक्स तो धोखा दे देगी। नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज के साथ वो चीजें काम कर जाती है, बट बिना बेसिक नॉलेज को वो चीजें बैकफायर करेगी। ए और सी अगर स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे, दोनों के दोनों सिमिलर है कि राइट्स आर द क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। ये बोला राइट्स आर द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो आंसर इनमें से होगा। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आंसर विल बी सी। मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया। नाउ नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज। ये हम लोगों ने 2014 के पेपर में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पंचायती राज का एंड ऑल दैट। तो इसमें आंसर क्या था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। आंसर था 1 and 3। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने एक साल बाद पूछ लिया। क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। काफी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड है, फ्री के 2 नंबर है। ठीक है, नाउ पंचायत पार्ट 9 में ऐड किया गया था द पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल को। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी ऐड किया गया था। बेसिक यूनिट क्या होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम की? मतलब कि पंचायत में ग्राम सभा। 3 टायर होता है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिर्फ उन्हीं स्टेट में होता है जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा हो। जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है ना, वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं होता। इलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सीट हर एक लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होती है। एससी और एसटीज के लिए सीट फिक्स होती है। 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन के लिए फिक्स होती है। 1/3 जो सीट, मतलब कि जनरली 1/3 में जो वुमेन के लिए सीट फिक्स है ना, इसमें एससी एसटी भी आ जाते हैं। और 1/3 चेयरपर्सन के लिए सीट फिक्स होती है। 5 ईयर की टर्म होती है। प्री मेच्योर जो डिसोल्यूशन होता है उसमें सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए ही एंजॉय करती है नई पंचायत। ठीक है, और इसमें एक और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? लेट्स से 2024 में डिसोल्व होनी थी दिसंबर में। ठीक है, टेन्योर पूरा होना था।
लेकिन सितंबर में कोई पंचायत वो डिसोल्व हो गई, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इसके लिए नई पंचायत थोड़ी बनाएगी, रिसोर्सेज को वेस्ट थोड़ी ना करेगी, ठीक है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे दोबारा पंचायत नहीं होगी, यानी कि पीरियड जो है वो 6 महीने या उससे ज्यादा का रहना चाहिए, तभी नई पंचायत बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अंडरस्टूड? नो। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि पंचायत को बेसिकली पंचायत का काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल जस्टिस करना। ये 11 शेड्यूल में मेंशन है, म्यूनिसिपैलिटी का 12 शेड्यूल में मेंशन है। कुछ एरियाज एग्जेम्प्टेड है जहाँ पे पंचायती राज जो है वो मतलब कि फॉलो नहीं किया जाता, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो है 5th शेड्यूल एरियाज, और एक है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। 5th शेड्यूल एरियाज में इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने पेशा लेके आए, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे? भूरिया कमेटी। और ये सब हम लोगों ने पेशा पूरा डिटेल में 360 एनालिसिस मैंने 2013 वाली वीडियो में किया था। अगर आप लोगों ने पेशा, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वो काफी डिटेल में कवर किया था, प्लीज आप उसको जाके देखिए, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिमिटेशन लगाती है लेजिस्लेटिव फंक्शन पे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, कौन सी करेक्ट है? देखो भाई, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो डीपीएसपी होते हैं ना वो इन्फोर्सेबल, मतलब कि जनरली वो जस्टिसिएबल नहीं होते, वो नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अगर नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं लगाती। दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल जो स्टेट को एडॉप्ट करने चाहिए जब भी वो पॉलिसी बनाए, जब भी उनके पास रिसोर्सेज हो। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है इन पे, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी। 17 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा था कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर 23 आर्टिकल है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड अदर ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये आपका डीपीएसपी है, और आंसर हो जाएगा 2। इसमें पूछा कौन सा डीपीएसपी है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बेसिकली ये दिखा रहा हूँ कैसे थीम रिपीट होती है। अब जल्दी से हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 जहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन है, कौन सा स्टेट? जैसे आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दे रखी है ना, वो सेम डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 36 ये बोलता है जो स्टेट की डेफिनेशन है ना, क्योंकि हम बोले डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हु इज दैट स्टेट? स्टेट इज सेम एज हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 12, ये बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 17 में कुछ एप्लीकेशन है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, ये क्वेश्चन आ चुका आपका। आर्टिकल 39 ए में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। आर्टिकल 14 में विलेज पंचायत, आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, आर्टिकल 42 में मैटरनिटी लीव, आर्टिकल 43 में लिविंग वेज, आर्टिकल 43 ए में मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 46 SC ST और अदर वीकर सेक्शन की एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, 47 मतलब कि न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइन पे मतलब ऑर्गेनाइज करना, 48A जनरली एनवायरमेंट से रिलेटेड है, 49 मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, दिस इज योर पीवाईक्यू। आर्टिकल 50 इज योर पीवाईक्यू। आर्टिकल 51 इज ऑल्सो योर पीवाईक्यू। मैंने बोला था ना, जब भी इंटरनेशनल की बात है ना, तो दो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 51 एंड 253। 51 क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 39 क्या बात करता है? ये बात करता है राइट टू एन एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि सबको जो लाइवलीहुड है उसका अधिकार होना चाहिए। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मेटीरियल रिसोर्सेज वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि सबका मतलब कि सबके लिए सही रहे, मतलब सर्व द कॉमन गुड। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना चाहिए स्टेट्स को। इक्वल पे फॉर इक्वल, आदमी काम करे या औरत, और मतलब कि हेल्थ वर्कर्स की प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन और यूथ को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारा आप लोग के डीपीएसपी मैंने रिवाइज करा दिया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज रिवाइज करा दी थी। अगर हम लोग को फंडामेंटल राइट के कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं आप लोग को सारे फंडामेंटल राइट भी रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड किया गया है, इसको इन्फोर्स करने के लिए नहीं किया गया है, सच कोई नहीं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, ये बोल रहा है कि अगर तुम लोगों ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं की ना, तो तुम्हारी जो लीगल मतलब कि ये कोरिलेटिव है लीगल ड्यूटी से। पहली बात तो ये लीगल ड्यूटी से कैसे कोरिलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है नहीं, मतलब कि इसको इन्फोर्स थोड़ी ना कर सकते। हाँ, पार्लियामेंट कानून बना के कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग की गलत है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे लीगल ड्यूटी की बात की गई है क्योंकि
अगर सिर्फ ड्यूटी होता, मतलब यहाँ पे राइट होता ना कि दे आर कोरिलेटिव टू राइट, फिर ये स्टेटमेंट ठीक होती। ओके चलो, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में नहीं है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी क्या है? सोर्स है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रियम्बल फर्स्ट टाइम कौन से, मतलब कि कौन सी कंट्री में था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रियम्बल था। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपको वर्ड याद होने चाहिए, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर 3SDR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, यूपीएससी पूछ सकता है। जस्टिस तीन तरह का है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीन तरह का, लिबर्टी पांच तरह की है, लिबर्टी ऑफ थॉट सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ की और वर्शिप की, इक्वालिटी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, फ्रेटर्निटी भाईचारा, एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी इंटीग्रिटी 42 के थ्रू ऐड किया गया था। और हमारे इसमें प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है वो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें सिंपल हो जाएगा, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है भाई, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो ये है ना इकोनॉमी जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, लिबर्टी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू लाई करता है किसमें? देखो ये काफी इजी था क्वेश्चन है, आप लोगों को ऑन द स्पॉट सोचने हैं ऐसे क्वेश्चन। ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, ये बोल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है ना उसका मेन मोटिव ये है कि एक जो डेडिकेटेड पार्टी वर्कर को बनाया जाए। अरे नहीं भाई, यहाँ कोई पॉलिटिशियंस की वो थोड़ी हो रही है। ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें जहां पे इक्वालिटी का कंसेप्ट होता है, ठीक है, कोई सुपीरियर इंडिविजुअल एंड ऑल दैट नहीं। द मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, हमारे यहाँ पे फिलोसफी फॉलो की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, जिसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर आप लोगों ने सिर्फ मेरी ये बात भी सुन ली ना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, ट्रस्ट में आप लोग ना 5 से 6 क्वेश्चन ठीक कर दोगे पीवाईक्यू के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जाके आप लोग देख सकते हो। ओके नेक्स्ट, ये इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, कि ये जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन है उनके डेवलपमेंट की बात करता है जनरली, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन है राइट और ड्यूटीज के बारे में, ये थ्योरी मैंने लिख दिया यहाँ पे। बेसिकली ये क्या कह रहा है वो समझते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं कि ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये कह रहा है कि ना सिर्फ ड्यूटीज ही जरूरी है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट के लिए, राइट जरूरी नहीं है। अरे भाई अगर राइट जरूरी नहीं होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते ना, समझ रहे हो? मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? फंडामेंटल राइट को, राइट? बी गलत, राइट नॉट ड्यूटीज। ये कह रहा है राइट जरूरी है एडवांसमेंट ऑफ सिटीजन के लिए, ड्यूटी जरूरी नहीं है। भाई सबकी अपनी कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है, तुम अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करोगे, सिर्फ ये बोलोगे कि मेरे कुछ राइट्स है, तो उससे बात नहीं बनेगी ना। राइट्स आर पर्सनल एंड हैंड्स इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी। तुम्हारा लेट से राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तुम इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी को गाली दे दोगे, तो तुम्हारे जो राइट्स है वो पर्सनल नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है, गलत। राइट आर को रिलेटिव विद ड्यूटी, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल, इजी क्वेश्चन है, ये फ्री के नंबर है, ये प्रियम्बल में डिस्कस कर चुका हूँ। चलो, इनमें से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कंट्रोल, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, कैसे? एडजमेंट मोशन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? मैंने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने जवाब दिया, फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक बार जल्दी से, एडजमेंट मोशन कहाँ पे बेसिकली पेश किया जाता है? लोकसभा में, ताकि पार्लियामेंट की अटेंशन को एक तरह से ड्रॉ किया जा सके किसी इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है पार्लियामेंट में जो कि नॉर्मल बिजनेस को अफेक्ट कर देता है, और ये कुछ ना कुछ वो है जहां से इनको कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि जो लेजिस्लेचर है ना वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मैंने भी पीछे समझाया इसको काफी डिटेल में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आवर मेंशन है, क्वेश्चन आवर बजट डे, फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू लोकसभा, और प्रेसिडेंट जिस दिन मतलब कि एड्रेस करता है जब नई लोकसभा बनती है तब, और नए साल पे, उस इन 3 दिनों में क्वेश्चन आवर नहीं होता। क्या क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन आवर को रिसेंटली सस्पेंड भी किया गया था, वो फर्स्ट टाइम नहीं था, इससे पहले भी 1962 1975 में इनको सस्पेंड किया जा चुका है। क्या आप प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हो? बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर किसी प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल पेश किया है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। और लोकसभा एमपी कैन ऑल्सो आस्क वन स्टार्ट क्वेश्चन इन ए डे, वन स्टार्ट क्वेश्चन मतलब कि जनरली होता है स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉट रेलेवेंट। ओके चलो,
मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, काफी बार समझा चुका हूँ, काफी बार, ठीक है। सिंपल है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। ये बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार, ठीक है। चलो, फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड इन, कहाँ पे फाइल किया जा सकता है? देखो भाई, राज्यसभा की क्या क्वालिफिकेशन है? तुम भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए, और तुमको एक मतलब कि तुम्हें कुछ शपथ शपथ लेनी पड़ती है और कुछ एफर्मेशंस कि ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको मानो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप फॉलो करोगे एंड ऑल दैट। यहाँ पे वोटर्स से रिलेटेड क्या होता है? शुरू में क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये मेंशन था कि जो भी बंदा, एक कैंडिडेट, जो एक कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन द स्टेट फ्रॉम विच दे सीक इलेक्शन टू द राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा के आप जो इलेक्शन है ना, जनरली अगर आप लोग लड़ रहे हो राज्यसभा के इलेक्शन एंड ऑल दैट, तो आप उस स्टेट के नागरिक होने चाहिए। लेकिन अभी ऐसा कोई 2003 के बाद से ये कंडीशन हटा दी गई है। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जस्टिस जनरल जो हमारे चीफ जस्टिस थे, एक्स चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, वो बेसिकली आसाम से है, लेकिन अभी वो राज्यसभा के मेंबर है मध्य प्रदेश से, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर है मध्य प्रदेश से। लोकसभा की क्या क्वालिफिकेशन है? 25 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, मस्ट डिक्लेयर थ्रू एन ओथ और अफर्मेशन टू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेज अपहोल्ड द सोनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है? कि जो भी पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट कानून बना के बोले कि ऐसी ये चीजें होनी चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशंस है वो होनी चाहिए। तुम एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारत की, ठीक है। और अगर तुम रिजर्व सीट से लड़ रहे हो, SC ST, तो तुम उस पर्टिकुलर टाइप, मतलब उस पर्टिकुलर कास्ट या टाइप से बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। नौ, लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल करता है? एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया। बताओ भाई, सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है? पहला ही आंसर मिल गया, ठीक है। नहीं, गलत। मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, जब भी पॉलिटिकल क्वेश्चन में ना, पहली स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को लगा ये आंसर है, बट वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है एनीवन रिसाइडिंग, रिसाइड तो भाई साहब फॉरनर्स भी करते हैं, NRI भी करते हैं, क्या वो भी भर सकते हैं? नहीं। रेसिडेंट, भाई रेसिडेंट की बात हो रही है, काट दो। सिटीजन आप पढ़ो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल ठीक। ये कह रहा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, अरे भाई साहब वही 12 साल का बच्चा भी जाके भर देगा? नहीं भरेगा ना। उन्हीं का जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में हो, यानी कि वो मतलब बेसिकली इससे पता लगता है कि उनकी मतलब कि वो इलेक्टोरल रोल में है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि 25 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर सी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जस्ट 7 मोर क्वेश्चंस। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही बताया था ना आप लोगों को। चलो, in the election of the Lok Sabha State Assembly, winning candidate must get at least 50% of the vote poll to be declared elected। देखो हमारे यहाँ पे ना एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इमेजिन ए सिनेरियो, 4 कैंडिडेट खड़े हुए A B C D, ठीक है, A B C D। अब पहले कैंडिडेट को वोट मिली लेट से 25%, दूसरे को मिली 20%, तीसरे को मिली 15%, कितना हो गया? 25 और 15 40 और 20, 40 और 20 60, और डी वाले को मिले 40%, तो कौन जीतेगा? तो डी वाला जीत जाएगा। सर इसने तो 50% से ज्यादा किया ही नहीं, नहीं जरूरत है ना। तो हमारे यहाँ पे एज एज सच ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको 50% से ज्यादा ही वोट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 10 बंदे भी होते ना, मतलब कि ABCDEFGH, और उसमें से किसी की वोट हाईएस्ट वोट 12% वाले की भी होती, तो वो भी जीत जाता। समझ रहे हो? तो ये किसका ड्रॉबैक भी होता है। यहाँ पे जनरली कॉम्युनल पॉलिटिक्स खेलने का ज्यादा स्कोप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, लेट से कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कि 80% कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? 20% के अगेंस्ट बोल के इन 80% का वोट ले सकते हो। ये किसका ड्रॉबैक भी है। ओके, ठीक है, क्योंकि आपको 50% से ज्यादा थोड़ी ना चाहिए, आपको मैक्सिमम वोट चाहिए। तो आप पोलराइज करके सोसाइटी को इस तरह की चीजें कर सकते हो, इसीलिए पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड ऑल दैट इलेक्शन में ज्यादा देखने को मिलता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है कि लोकसभा स्टेट असेंबली में विनिंग कैंडिडेट एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, गलत होगी। पहली स्टेटमेंट होगी गलत। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट मेजोरिटी पार्टी को जाती है, डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन को जाती है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? चलो जानते हैं। 10th लोकसभा के बाद से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जनरली रूलिंग पार्टी से होते हैं, ठीक है। मतलब जनरली रूलिंग पार्टी से होते थे वर्क।
लेकिन 11th लोकसभा से ये कंसेंसस के थ्रू, मतलब कि ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये माना गया कि जो डिप्टी स्पीकर्स है ना वो जनरली अपोजिशन पार्टी का होगा, और जो स्पीकर्स है ना वो रूलिंग पार्टी का होगा। ठीक है, ये तो एक इनफॉर्मल कंसेंसस था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है। और जब भी एक फैक्ट बताता हूँ, जब भी पॉलिटिकल क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कान खड़े कर लेना, ध्यान से देख लेना, उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओके, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी। जो स्पीकर का इलेक्शन होता है उसकी डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। क्या स्पीकर के इलेक्शन के लिए मतलब कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वहां से रिजाइन करना पड़ेगा? नो, आओ अपने ही मतलब कि मेंबर्स में से ही चुना जाता है। ऑल दैट डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन स्पीकर फिक्स करते हैं, यूजली पोस्ट अपोजिशन पार्टी को जाती है एज पर कंसेंसस। ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के जिसके मेंबर होते हैं। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये दो होते हैं राज्यसभा में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कौन इलेक्ट करता है इनको? सारे के सारे एमपीज। ठीक है, मतलब कि चेयरमैन को सारे के सारे एमपी, चेयरमैन जनरली कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, सारे लोकसभा के एमपी भी, राज्यसभा के एमपी भी। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। कैसे रिमूव किया जाएगा? इफेक्टिव मेजोरिटी इन लोकसभा एग्रीड टू बाय लोक मतलब राज्यसभा एग्रीड टू बाय लोकसभा। जनरली ऐसा होता है कि लेट से 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से 4 सीट खाली है, तो टोटल जो वोटिंग होगी ना वो 96%, 90 लोगों की कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे से जो वेकेंट सीट होती है ना उसको हटा दिया जाता है, तो इसकी को बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। डिप्टी चेयरमैन में, डिप्टी चेयरमैन के लिए लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी से ही ये रिमूव होते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा रिमूवल प्रोसीजर इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। स्पीकर सारे लोकसभा एमपी, डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन, डिप्टी स्पीकर सारे लोकसभा एमपी इलेक्ट करते हैं और स्पीकर को रेजिग्नेशन देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए, क्या है ये राइट टू वोट एंड ऑल दैट? कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट तो हो नहीं सकता आपका, कहीं पे भी नहीं है। नेचुरल राइट एज सच अगर आप लोगों को चुनना हो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 326 हमारा ये बात करता है कि टू एक्सरसाइज दिस राइट एवरी सिटीजन मस्ट बी एटलीस्ट 11, मतलब ये यूनिवर्सल अडल्ट सफेज की बात करता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो राइट टू वोट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आप लोग को याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 1 2 3 4 5। ओके, 5 क्वेश्चन हो रहेंगे बस, जस्ट बियर विद मी 5 मोर मिनट। नो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 5 मेंबर बॉडी है। गलत। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना स्टार्टिंग में 1 मेंबर बॉडी थी, लेकिन अभी ये 3 मेंबर बॉडी है। ओके, और 1989 में ये 1 मेंबर से 3 मेंबर बॉडी कर दी गई थी, क्योंकि 1989 में ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज है ना वो 21 से 18 कर दी थी, यानी कि पहले 21 थी अब 18 कर दी, तो ऑब्वियसली बात है बर्डन इंक्रीज होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 2 और एडिशन हो गए थे, तो 3 हो गए थे 1 से। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड करते इलेक्शन शेड्यूल को, ये गलत हो जाएगा। यूनियन इलेक्शन कमीशन करता है, तो 2 भी गलत है, 1 भी गलत है, 2 गलत है, 1 गलत है, आंसर हो गया सी डी। यानी कि इलेक्शन कमीशन रिजोल्व करता है डिस्प्यूट स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर, जो कि जो नंबर है वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, और फंक्शन क्या क्या होते हैं ये आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये इजी है, मतलब कि अपॉइंट करना ऑफिसर्स को जो इन्वेस्टिगेट करे इलेक्टोरल अरेंजमेंट डिस्प्यूट को, पार्टी रिकॉग्निशन सिंबल से रिलेटेड डिस्प्यूट, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन सिंबल असाइन करना, इलेक्शन शेड्यूल, प्रिपरेशन रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, डिफाइन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। तो इन सब पे इस साल में इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है डिलिमिटेशन पे। अगर आगे कोई क्वेश्चन मिला तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा व्हाट इज डिलिमिटेशन नाउ। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशरी रिव्यू करती है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, वो सारी चीजें तो पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये पहली स्टेटमेंट ये बात करी है, ये किससे रिलेटेड बात करी है कि जुडिशरी की पावर है कि वो लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखे, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है। पावर जुडिशरी की जो कि क्वेश्चन करे विजडम ऑफ द लॉ, अरे मतलब कि वो विजडम ऑफ द लॉ को क्वेश्चन कर रही है कि ये लोग जो है ना इस मतलब कि बनाने लायक ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो ये काफी एब्सर्ड सी स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगी। पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड, मतलब कि ये कह रहा है कि जुडिशरी की पावर है बिल, मतलब बिफोर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा? बिल या एक्ट तो बना ही नहीं, अरे बकवास। पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये गलत है, ये है रिवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 137 के बेसिस पे। ठीक है, जैसे बेरूबारी में बोला प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केबीसी केशवानंदा भारती केस में बोल दिया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो वो होती है रिवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1, सिंपल है। पावर ऑफ जुडिशरी की वो लॉज को एग्जामिन करे, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के वो, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सब जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इम्प्लिसिट है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मतलब कि इन्फर किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 13 बात करता है कोई लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टाइप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? अगर कोई ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि लॉ को और एक्शन को एग्जामिन करते कि ये फंडामेंटल राइट को तो वो नहीं कर रहे, एक्सप्लॉइट मतलब खत्म नहीं करे, तो अगर कर रहे तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कानून को। ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी नल एंड वॉइड। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज किया तो भी नल एंड वॉइड। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूछ रही है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। ओके, अब मेरी बात सुनो, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है ना तो फंडामेंटल राइट और हाईकोर्ट की पावर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये याद रखना है। फंडामेंटल राइट को इंपैक्ट करता है नेशनल इमरजेंसी, जो कि 352 के अंडर लगाई जाती है, ठीक है। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है ना तो यानी कि जो इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, तो उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है। स्टेट असेंबली या तो सस्पेंड कर दी जाएगी या डिसोल्व, कुछ भी किया जा सकता है, दो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस किया जाएगा। और जो ये आर्टिकल 356 है दो ग्राउंड पे होता है। एक तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, या सेंटर ने कुछ डायरेक्शन दी स्टेट को लेकिन स्टेट उसको पूरी नहीं कर पाया, कंप्लाई नहीं कर पाया, उस सिनेरियो में आर्टिकल 355 के अंडर ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। ये आपका ना 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट पेपर में, ठीक है। ओके, चलो पढ़ लेते अब इसको। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नोट को छोड़ दो अभी, अभी नोट को छोड़ दो, अभी हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये पूछा है कि प्रेसिडेंट रूल का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व करना पड़ेगा? यहाँ पे ना नेसेसरी वर्ड भी लिखा हुआ है, यानी कि मतलब कि यही करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हम डिसोल्व की जगह सस्पेंड भी तो कर सकते हैं ना। समझ आया मैंने क्या बोला? हम सस्पेंड भी तो कर सकते हैं ना। दूसरा, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, बिल्कुल ठीक है सर, डिसमिस हो जाएंगे। डेजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज पे ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, गलत। नोट पूछा है, आंसर होगा 1 और 3। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मतलब पूछा हुआ है कि कोई किसके अंडर आते हैं किसके अंडर नहीं आते। तो देखो भाई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24, जो कि आपके बात करते हैं। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर 23, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, दो काट दो। आर्टिकल 17 आपका राइट टू इक्वालिटी में आता है, दो दो गया, दो गया, दो गया, आंसर आ गया सी। अंडरस्टूड, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी 28 29 में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन 24 में आता है, 23 24 आंसर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, इनमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है? देखो, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर ना डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जनरली ड्यूल गवर्नमेंट होती है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं होगा तो सेंटर क्यों मानेगा? सेंटर तो सुप्रीम है, तो वो तो स्टेट की पावर छीन लेगा, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। पावर का डिवीजन होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वो मानेंगे ही नहीं तो ये मानेंगे कैसे कि स्टेट के पास भी अलग से पावर है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है ताकि ऐसा नहीं है सेंटर कभी भी बदल दे। जुडिशरी इंडिपेंडेंट, अगर सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये तो हमेशा फेवर करेगी सेंटर को, तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, क्यों बाय कैमरल लेजिस्लेचर? क्योंकि मतलब क्योंकि सेंट्रल लेवल पे स्टेट को भी तो रिप्रेजेंट करना ना, कौन रिप्रेजेंट करेगा स्टेट की बात को? कौन रखेगा? राज्यसभा, इसलिए बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये यूनिटरी फीचर, सिंगल गवर्नमेंट, मतलब रिटर्न हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं, फ्लेक्सिबल हो भी सकता नहीं भी, जुडिशरी हो भी सकती है नहीं भी। यहाँ पे मोस्टली कंडीशन में भी वाली है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। नोट फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। पावर क्लियरली डिवाइड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं तो फिर डिस्प्यूट होगा। है क्लियरली डिवाइड, बिल्कुल है। शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये बोल रहे हैं कि फेडरेटिंग यूनिट को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग वेरी करती है ना पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यूएसए में हर एक स्टेट से दो दो बंदे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल अनइक्वल है।
इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। गलत, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कल को हरियाणा बोले कि हमको अलग होना है तो वो हो जाएगा, या पंजाब बोले, ऐसा नहीं है भाई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, समझ रहे हो? तो आंसर हो जाएगा डी। आई होप दिस इज क्लियर एंड आज हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी जंक्शन 01 करके। इस टेलीग्राम पे सारी अपडेट आप लोग को यहीं पे मिलेगी, पीडीएफ भी आप लोग को यहीं पे मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।